हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमारे पास दो इफेक्ट है समझना। फर्स्ट हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर्स। मतलब कोई कंडक्टर है उसके ऊपर बाहर का कोई फील्ड है तो क्या इफेक्ट होगी, और दूसरा हमें पढ़ना है कि किसी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज अप्लाई करें तब क्या क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको दिखाएगा कंडक्टर की प्रॉपर्टीज कि कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। क्लियर? तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का मैं ले सकता हूँ। तो ये है कंडक्टर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और आपके लिए हो गया राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूँ E0। क्लियर? अब कंडक्टर में एक्चुअली होता क्या है, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में होते हैं। पॉजिटिव आयंस अपनी पोजीशन पे स्टेबल होते हैं। नेगेटिव चार्जेस है वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में थे, फ्री थे, उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से सपोज फोर्स लगा इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ये साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ये साइड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ओके, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। यहाँ पे ये मान के नहीं चलना है कि पॉजिटिव चार्ज मूव होके उधर गया। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। ओके, अब ये हुआ तो इफेक्ट क्या आएगी वो देख लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट में सिलेक्ट करूँ कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर, तो वहाँ पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएंगे। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और एक आएगा ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसकी वजह से? तो यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो आपको भी पता है कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम दे देते हैं E'। क्लियर? तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने की वजह से हमें मिल रहा है, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था E0। ओके, तो ये जो E' है वो अभी अभी उसका जन्म हुआ है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज आते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे ये फील्ड ग्रो करता जाएगा। हाँ, अभी हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन अभी भी ये फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगी, ये फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है यहाँ पे
ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के ऑपोजिट में, मतलब माइनस ऑफ E0 एक फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड, ये फील्ड की वजह से। क्लियर? यहाँ पे जो फील्ड है वो आपके लिए राइट हैंड साइड है, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फोर्स कौन सा है? माइनस ऑफ ई डैश वेक्टर इंटू ई आएगा। फोर्स अभी भी ये बड़ा है, ओके, मतलब इसकी इफेक्ट अभी भी ज्यादा है और इसकी इफेक्ट ज्यादा है, तो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे चार्ज बढ़ने की वजह से, ये कांस्टेंट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखा था कांस्टेंट, बट ये फील्ड था वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग था। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम बन जाएंगे। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए, सपोज ये फील्ड है वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया, तो फिर नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिकम 0। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो अभी बन गया 0, और फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो नो चेंज इन वेलोसिटी। तो फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है। मतलब जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो आउटर सरफेस में आपको मिल जाएगा, जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो आपको आउटर सरफेस में मिल जाएगा, और एक स्टेडी चार्ज सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। जो चार्ज है वो अपनी अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो जाएंगे। अब चार्ज अपनी अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो गए तो अभी इफेक्ट क्या क्या आएगी वो देखते हैं, समझो। अभी ये जो पूरी बात है वो मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ फटाफट, कि जैसे ही मैंने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, क्या क्या हुआ समझना कि अंदर मुझे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है। किसी भी पोजीशन पे मैं दिखा दूँ, अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होगी, वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आते जाएंगे, यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता जाएगा और उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे, तब यहाँ पे जो चार्ज है वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फोर्स ऑन चार्ज है वो 0 हो गया। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट फोर्स हो जाएगा ऑन इलेक्ट्रॉन 0। मतलब क्या हुआ कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0। ये पहला पॉइंट है। जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी 0। ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इससे क्या क्या पता चलेगा वो देखते हैं। अब आपको गॉस लॉ पता होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उतना तो पता चला। अभी आपको गॉस लॉ पता है तो उसकी हेल्प से हम पढ़ते हैं कि अंदर चार्ज क्या होना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लूँ जस्ट इनसाइड दी कंडक्टर। ये मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? गॉसियन सरफेस। ओके, अभी सोचो कि इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, अभी हमने देखा 0 है, तो ये फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0 फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गिवन गॉसियन सरफेस। यहाँ पे है 0।
तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करो इक्वल टू 0 रख दो, तो आपको चार्ज क्या मिलने वाला है, 0। ये दूसरी बात हमें पता चली। फर्स्ट थिंग क्या थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। सेकेंड थिंग क्या पता चली कि जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब जो अंदर का नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, 0। जो स्टेडी चार्ज जनरेट होता है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होता है। नेट चार्ज इनसाइड दी सरफेस 0 रहेगा। आउटर सरफेस मतलब ये बाउंड्री पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, अंदर आपको बिल्कुल चार्ज मिलेगा नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं मिलेगा। इसका मतलब नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। नेट चार्ज अंदर पॉजिटिव आयंस अभी भी है, नेगेटिव आयंस अभी भी है, बट इक्वल अमाउंट में, इसीलिए नेट चार्ज है 0। क्लियर। हाँ, ये चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज होके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी। जब तक उनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती तब तक ये चार्ज यहाँ से लीक होके बाहर नहीं जा सकता। जाएगा बट वो एक सर्टेन एनर्जी के बाद, वो भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि वो एनर्जी क्या होनी चाहिए। क्लियर। ये सेकेंड थिंग हमें पता चली कि इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज क्या रहेगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो चार्ज कन्फिगरेशन है वो पूरा एक स्टेडी चार्ज है। अब स्टेडी चार्ज है मतलब चार्ज मूव नहीं हो रहा है। अब मूव नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो ये समझते हैं कि यहाँ पे जो ये सरफेस है, समझना, ये जो सरफेस है उसका मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो ये रहेगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना जरूरी। क्यों, वो हम सोचेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सरफेस की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर सरफेस के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। एफ नेट ऑन इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस 0 रहेगा। तभी तो चार्ज अपनी पोजीशन से मूव नहीं होता ना। सरफेस के ऊपर चार्ज है बट स्टेडी चार्ज है। स्टेडी चार्ज मतलब मूव नहीं हो रहा है। मूव कब नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। ओके। और एक तरह से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर से पैरेलल होगा। ये एरिया वेक्टर बनेगा ना परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू एरिया वेक्टर, या तो अगर आप सरफेस की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर। मतलब क्या हुआ, समझो कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सपोज फेरिकल कंडक्टर रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ ऐसे मिलेगा। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा ये परपेंडिकुलर हो गया देखो, और यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ पे ये सरफेस के साथ और ये सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे सीधा ही रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है। यहाँ पे आओगे तो ऐसे होगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा। हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी। ये थर्ड पॉइंट हमें पता चला। स्टेडी चार्ज कन्फिगरेशन तभी जनरेट हो सकता है तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस से परपेंडिकुलर हो। ओके, तीन बातें पता चल गई। एक, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दूसरी अंदर टोटल चार्ज 0, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस रहेगा। फोर्थ अभी डिराइव करते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
0। अब उसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय डेल V बाय डेल L, और वो भी माइनस, ये भी 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल L के साथ देयर इज नो चेंज इन डेल V। डेल V इक्वल टू 0 मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज 0। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब एक और बात हमें पता चल गई कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कंडक्टर को रखते हैं तब पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितनी सरफेस पे होगी। सरफेस पे जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, अलग अलग हर एक पोजीशन पे आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल सेम है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसलिए तो सभी चार्ज स्टेडी कंडीशन में है। इसलिए तो कोई चार्ज अपनी जगह से मूव होके दूसरी जगह पे नहीं जाता, क्योंकि चार्ज तभी फ्लो होता है जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिले, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो फिर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होगा। ये हमें एक और बात पता चल गई। वन मोर थिंग, अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर केविटी है, केविटी मतलब एक छोटी सी स्पेस जो खाली है, इतने से स्पेस में कोई मैटर नहीं है, बाकी सारी स्पेस पे मैटर है। अब ऐसी कंडीशन में ये केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मिलने वाला है 0। कैसे? समझो कि चार्ज जो हो रहा है जनरेट वो तो आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज है नहीं। अगर मैं इनर सरफेस पे यहाँ पे जस्ट आउटसाइड दी केविटी अगर मैं गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करूँ तो इनसाइड दी गॉसियन सरफेस चार्ज क्या है? 0। इनसाइड दी गॉसियन सरफेस चार्ज क्या है? 0। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज 0 है मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स 0, और फ्लक्स 0 है तो फिर इंटीग्रेशन E डॉट डी 0, और ये 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब एक और बात हमें पता चल गई कि अगर कोई कंडक्टर के अंदर केविटी है और उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कितना स्ट्रॉन्ग है, केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है 0। मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है 0। सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सरफेस के पास। क्लियर? चलो ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? जितनी भी बातें हमें पता चली है वो एक साथ लिख देते हैं और फिर हम उसको रिवाइज करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर के लिए आपको इतनी बातें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, अ स्टेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर एक स्टेडी चार्ज जनरेट होगा। ड्यू टू दैट E नेट इक्वल टू 0 इनसाइड दी कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ये 0 है तो फिर चार्ज 0 मिलेगा हमें गॉस लॉ की हेल्प से, इसलिए नेट चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर इज 0। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज लोकली नॉर्मल to the surface. On the outer surface of conductor electric field at every point is locally normal to the surface. Normal मतलब perpendicular. Fifth point, V मतलब electric potential inside the conductor is constant. Electric potential inside the conductor is constant and equal to value of potential on surface. मतलब कंडक्टर के अंदर हर एक पोजीशन पे पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितनी हमें सरफेस पे मिलती है। सरफेस पे आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा वही अंदर के हर एक पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर? ये 5 पॉइंट। एक और है 6th पॉइंट, इफ देयर इज अ केविटी इनसाइड द कंडक्टर। ओके, अगर कंडक्टर के अंदर केविटी है तो
तब भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, ऐसी सिचुएशन में भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। और ये जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या, कि सपोज आप कार लेके जा रहे हो, ठीक है, सपोज आप कार लेके जा रहे हो और बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, और अगर सपोज लाइटनिंग है वो स्ट्राइक होती है आपकी कार के ऊपर, ओके, आपके कार के ऊपर बिजली गिरती है, तो आप क्या करते हो, तो आप जितने भी डोर्स है कार के, फिर वो ग्लास है, विंडो है, जो भी है, सब बंद कर दो, मतलब पूरा पैक हो जाओ। अगर बिजली गिरेगी तो वो भी क्या है, एक टाइप का एक पूरा चार्ज है, और चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो जाएगा, सरफेस पे, ओके। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0, मतलब अंदर वो लाइटनिंग की कोई इफेक्ट होगी नहीं। तो ये आपके लिए एक पूरा शील्ड बन गया, इसीलिए ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ओके। इनसाइड दी कैविटी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, ओके, और ये फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये हो गई एक इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर्स, ओके। टोटल 6 बातें आपको याद रखनी है, 5 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक्स्ट्रा थी वो कैविटी वाली, ओके। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर के ऊपर अगर हम चार्ज इंड्यूस कराए तो वो चार्ज है वो कहाँ पे जाके स्टेडी रहेगा, कौन कौन सी इफेक्ट आपको मिलेगी, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। अभी पढ़ते हैं इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पुटिंग चार्ज ऑन दी कंडक्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखो तो क्या होता है। अभी देखते हैं कि कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज दे तो क्या होता है। तो सपोज मैं कोई भी एक सरफेस ले लूँ, ये सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये एक कंडक्टर है, ओके, और इसके ऊपर मैं चार्ज देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग आपको ये तो पता ही है कि कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। कहाँ पे, इनसाइड, ये हमें पता है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर मैं फिर से यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट इनसाइड दी कंडक्टर। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब फ्लक्स 0, और फ्लक्स 0 तो मतलब अंदर चार्ज भी 0। मतलब सेकेंड थिंग आपको पता चल गई, चार्ज अल्सो 0 इनसाइड दी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और चार्ज भी 0 है। तो क्या मतलब हुआ कि आप जितना भी चार्ज अप्लाई करो, आप जितना भी चार्ज अप्लाई करो कंडक्टर के ऊपर, वो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, अंदर चार्ज की इफेक्ट आएगी नहीं। इनसाइड दी कंडक्टर चार्ज रहेगा 0। मतलब सपोज आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था तो वो पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड दी सरफेस आपको मिलेगा। तो ये चार्ज इंड्यूस हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो फिर से यहाँ पे देखो कि अगर ये चार्ज स्टेबल कंडीशन में आएंगे तब आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए, तभी चार्ज है वो मूव नहीं होंगे। मतलब थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। एरिया सपोज आपने ds कहा है तो पैरेलल टू ds वेक्टर। इससे पहले मैंने ये लिखा था, याद रखना, इससे पहले मैंने ये लिखा था E इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, बट ये एक्चुअल में बोलने जाए तो गलत है क्योंकि मैं ds वेक्टर नहीं बोल सकता। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, या तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस वेक्टर। तो मुझे साथ में बोलना पड़ेगा वेक्टर। क्लियर?
अगर मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पैरेलल। तो याद रखना इसी कंडीशन के लिए ये सरफेस है बट उसका वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। समझ में आया? तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, या तो बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस वेक्टर से पैरेलल है। ओके, ये 3 पॉइंट हमें पता है। एक और बात करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई ऐसी गाउसियन सरफेस सिलेक्ट कर लूं। चलो ये मैंने सिलेक्ट कर ली गाउसियन सरफेस, तो फ्लक्स क्या मिलेगा? तो फ्लक्स मुझे मिलेगा E डॉट डी एस, ये मैं बोल देता हूँ डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू क्या बनेगा? तो स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो हम सिर्फ इतने से चार्ज को ही क्यू नाम दे देते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये E इंटू डी एस बनेगा, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1। हमें डिराइव करना है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चार्ज Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। समझना, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। अगर मैं स्मॉल एरिया सिलेक्ट करूँ ds, तो ये dq बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे dq रख सकता हूँ। और dq इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ds, तो मैंने यहाँ पे रख दिया सिग्मा इंटू ds इक्वल टू E इंटू ds, और यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट तो था ही। समझ में आया? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैंने छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया है तो मैं छोटा सा चार्ज रख दूँ क्यू की जगह पे मैंने रख दिया dq, और dq इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ds। एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही, E भी है, ds भी है, ds कैंसल आउट। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर विथ डायरेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप लिख दो। तो एन कैप क्या होगा? अगर सिग्मा पॉजिटिव है, मतलब ये जो चार्ज है वो आपने अप्लाई किया है वो पॉजिटिव है, तो ये एन कैप आएगा वो यूनिट वेक्टर perpendicular, a unit vector in the direction perpendicular to surface and going outward from surface। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एन कैप। चलो ये क्लियर हुआ। तो हमें यहाँ पे भी 4 बातें पता चली। कौन कौन सी? एक, आप कोई कंडक्टर के ऊपर चार्ज अप्लाई करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स 0, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट परपेंडिकुलर टू सरफेस, या फिर बोल सकते हो पैरेलल टू सरफेस वेक्टर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता चला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप है वो एन कैप सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, चलो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हुई। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम कुछ समझते हैं जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, या फिर बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझो कि जब कंडक्टर ऐसा हो और आप ये कंडक्टर के ऊपर चार्ज अप्लाई करो, ठीक है, ये कंडक्टर के ऊपर चार्ज अप्लाई करो, आपको पता है कि ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही जाएगा। अब यहां पे देखो एरिया है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो सिग्मा मतलब क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये सिग्मा की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी, और अगर सिग्मा इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, और मैंने कहा था वैसे एक लेवल से अगर बियॉन्ड चला गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो ये जो चार्ज है वो आसपास की जो एयर है उसको आयोनाइज करेगा। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एयर है वो इंसुलेटर है,
एयर है वो इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर जितने भी एटम्स है वो सब स्टेबल है, मतलब नेट चार्ज ऑन दैट एटम 0 है। बट अगर ये सिग्मा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो वो अपने आसपास की एयर को आयोनाइज करेगा और ये चार्ज है वो आसपास की एयर में जाएगा एक साथ। मतलब ये चार्ज यहाँ से आसपास की एयर है उसमें जंप करके जाएगा। ठीक है, तो एक साथ बंच ऑफ पूरा एक चार्ज है वो एक साथ डिस्चार्ज होके आउटसाइड जा रहा है, तब आपको स्पार्क दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में आते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लाइट के वेव्स। और अगर वो वेवलेंथ विजिबल लाइट के अंदर हुई तो वो आपको स्पार्क दिखाई देगा। ठीक है, और ये फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर? तो ये सब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो बोर्ड एग्जाम में अगर लॉजिकल क्वेश्चंस आए तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो, यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक फिनिश हुए। कौन कौन से? एक ही टॉपिक मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, उसमें 2 टॉपिक थे, एक इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पुटिंग चार्ज ऑन द कंडक्टर। ये 2 फिनिश हुए। अभी हम धीरे धीरे कैपेसिटर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।